guys, welcome back to Educary. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जून की करंट अफेयर्स. तो 28 जून की करंट अफेयर्स नहीं आई थी बिकॉज आपको पता ही है आई एम नॉट डूइंग वेल एंड आज भी ठीक नहीं हूँ, बट आई वॉज लाइक इतना ज़्यादा मिस नहीं कर सकते हैं. बट यस, पिछले वाले आज इतनी हिम्मत है कि आराम से बैठ कर ना सारे न्यूज़पेपर निकाल दूंगी, कुछ और नहीं करूँगी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब फर्स्ट न्यूज़ से, सुरेन वॉक्स आउट ऑफ जेल एज एससी ग्रांट्स बेल इन लैंड स्कैम केस. अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है, झारखंड हाई कोर्ट ने. किसको? हेमंत सोरेन को. अब हेमंत सोरेन कौन है और कौन से हाई कोर्ट ने ग्रांट करी है? झारखंड हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है. ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जो हैं, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड रह चुके हैं. ही इज द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड. तो इनको कौन से केस में बेल मिली है? मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर, लिंक टू एन अलेज्ड लैंड स्कैम. इन द कोर्ट ऑर्डर जस्टिस रोहांग, ये हमें जस्टिस का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती, बट रीजन क्यों बेल ग्रांट करी गई, उन्होंने कहा देयर आर रीजंस टू बिलीव कि ही इज दैट पिटिशनर. पिटिशनर कौन होता है? पिटिशनर इज द वन हु हैज फाइल्ड द केस. petitioner is the one who has filed the case. जिन्होंने फाइल किया है, हुआ फाइल द केस, जिन्होंने केस फाइल करा है उसको पिटिशनर कहते हैं. इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एज अलेज द सैटिस्फाइंग अ कंडीशन फॉर बेल अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. अब देखिए, जब भी कोई इलीगली पैसे कमाने की कोशिश करता है तो उसको पीएमएलए के अंदर लेकर उस केस होता है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो है वो केस फाइल होता है, राइट. तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अगर आपको बेल ग्रांट करनी है तो वन ऑफ द कंडीशंस इज कि आपको ये प्रूव करना होगा कि पिटिशनर जो है उसने ये ऑफेंस नहीं कमिट किया, ऐसा लग नहीं रहा है कि इसने किया है, तो तब आप बेल ग्रांट कर सकते हो, नहीं तो आप बेल नहीं ग्रांट कर सकते हो, राइट. तो ये इनका रहता है. ओके, तो फिर अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम हेमंत सोरेन लिखेंगे. हेमंत सोरेन granted bail. Hemant Soren granted bail by Jharkhand High Court. ठीक है ना, इतना हमें क्लियर हो गया. ठीक है, अब हमें क्या हमें क्लियर हो गया, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है बेल. अब हेमंत सोरेन कौन है? हु इज हेमंत सोरेन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेमंत सोरेन इज द फॉर्मर, मतलब एक्स, मतलब रह चुके हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड. ठीक है ना. एंड वो अंदर वाई अरेस्टेड? ठीक है, क्यों अरेस्ट हुए? उनको अरेस्ट क्यों किया गया? वाई ही वॉज अरेस्टेड? क्योंकि लैंड स्कैम के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करी थी. ठीक है. नाउ व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग इज इलीगली, अगर आप पैसे कमा रहे हो, इलीगली अर्निंग मनी. ठीक है, तो ये कह रहा था. अब यहाँ पर वाई ग्रांटेड बेल, क्यों बेल ग्रांट कर दी गई? He was granted bail because reason to believe that the offense that he is not guilty of the offense as alleged. ठीक है ना. अब this is one of the conditions under PMLA. One of the conditions under PMLA. What is PMLA? Prevention of Money Laundering Act. Prevention of Money Laundering Act. ठीक है ना. तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ये कंडीशन फुलफिल हुई, तो हेमंत सोरेन जो कि एक्स सीएम ऑफ झारखंड है, उनको बेल ग्रांट करी है. किसने? झारखंड हाई कोर्ट ने. कि ऐसा लग नहीं रहा है कि उन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया है, इसलिए इनको बेल ग्रांट कर दी गई है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट वोंट बाय आर इंफ्रा स्टेक इन मुंबई मेट्रो. तो रिलायंस का जो स्टेक था मुंबई मेट्रो में, वो पहले गवर्नमेंट बाय करने वाली थी, बट अब जो है वो मना कर दिया है. ठीक है ना. महाराष्ट्र गवर्नमेंट won't buy Anil Ambani led Reliance Infrastructure, that is R Infra, stake in Mumbai Metro.
ठीक है, मुंबई मेट्रो के अंदर जो स्टेक है वो नहीं बाय करेंगे, आर इंफ्रा वालों ने ये बोला है। ठीक है ना, महाराष्ट्र वाले जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लिखना था यहाँ पर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बाय नहीं करेगी। और ये किसका स्टेक था? मेट्रो में अनिल अंबानी का स्टेक था, जो ये बाय नहीं करेंगे। तो इसको फटाफट से रीडिंग मान लेते हैं। इन अ सेटबैक, मतलब एक पीछे चले गए वो, कहाँ तक खुशी होगी कि अच्छा चलो हमारा स्टेक बाय कर लेंगे, बट इन अ सेटबैक Anil Ambani led Reliance Infrastructure, the Maharashtra government has reversed its own decision to buy out the private company's stake in Mumbai Metro 1. ठीक है ना, तो मुंबई स्टेक इन मुंबई मेट्रो 1। अब मुंबई मेट्रो 1 कौन ओन करता है? ये उनमें स्टेक किसका है? अनिल अंबानी का। ठीक है, जो रिलायंस की कंपनी है। ओके, द डिसीजन कम्स जस्ट 4 months आफ्टर द गवर्नमेंट। अब पहले गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था, अब मना कर दिया है। तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन Development Authority was to acquire R Infra's stake for close to rupees 4,000 crore after the special purpose vehicle Mumbai Metro One Private Limited had approached them, the Maha Vikas Aghadi government in July 2020 seeking an exit. तो इन्होंने they had approached them that they want to seek an exit, but अब यहाँ पर refusal मिल गया है अंबानी को। ठीक है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो नेक्स्ट है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस वायलेटेड ड्यूरिंग भोजशाला सर्वे सेज क्लैरिक। अब भोजशाला सर्वे क्या है? भोजशाला सर्वे जो है इट इज अगेन लाइक ज्ञानवपी मॉस्क का जो इशू था वैसा सा इशू है। तो यहाँ पे लिखेंगे भोजशाला सर्वे। तो भोजशाला सर्वे जो है ये मध्य प्रदेश का इशू है। ठीक है, तो यहाँ पर भोजशाला सर्वे जो है सुप्रीम कोर्ट ठीक है ना, अलाउड साइंटिफिक सर्वे और स्टडी 11th century भोजशाला कॉम्प्लेक्स इन धर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, और यहाँ पर डिस्प्यूट ओवर इफ इट इज अ टेम्पल और अ मॉस्क। ठीक है ना, और ये कहाँ पर है? इसको मॉस्क में कमाल मौला मॉस्क भी कहा जाता है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। स्टेट कौन सी है? मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सर्वे है वो ढंग से नहीं किया गया है, ये सब कुछ बोला जा रहा है। ठीक है ना, बट हमें पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है सर्वे किया है। ठीक है जी, ओके चलिए आगे चलेंगे। गिव एसेंट टू नीट एग्जाम्शन बिल। अब आपको ना याद रखना है कि नीट जो है, नीट के अंदर तमिलनाडु जो है ना, ठीक है ना, तमिलनाडु एग्जाम्शन बिल। तो तमिलनाडु क्या कह रहा है कि हमारे बच्चे जो है ना उनकी इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं है क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ठीक है, नीट जो होता है वो इंग्लिश में होता है, बहुत ही हार्ड है। हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो तमिलनाडु वालों के लिए जो नीट है वो नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ के लिए। विद वाइड स्प्रेड इरेगुलरिटीज इन द कंडक्ट ऑफ नीट दैट हैव कम टू फोर, मतलब जो सामने आई है उसके अंदर तमिलनाडु ने क्या कहा है? ठीक है ना, नीट एग्जाम्शन बिल पास किया है। ठीक है ना, तमिलनाडु ने क्या किया है? तमिलनाडु हैज पास्ड, लिखेंगे तमिलनाडु हैज पास्ड, तमिलनाडु हैज गिवन एसेंट टू नीट एग्जाम्शन बिल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नीट एग्जाम्शन बिल कौन सी स्टेट लेकर आई थी? तमिलनाडु। ठीक है ना, ये आपको हमेशा याद ही रखना है। मोस्टली ये वाला जो बिल है ये बार बार हर साल तमिलनाडु ही लेकर आता है, राइट? बिल एंड मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट टू अबॉलिश द नेशनल लेवल टेस्ट। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? टू अबॉलिश द नेशनल लेवल
टेस्ट, ये क्या कह रहे हैं कि जो नेशनल लेवल टेस्ट है जो नीट का, उसको आपको अबॉलिश कर देना चाहिए. द नीट एग्जामिनेशन बिल वाज इनिशियली रिटर्न्ड बाय द गवर्नर, वाज रीअडॉप्टेड बाय द हाउस इन February 2022. इट इज पेंडिंग द प्रेसिडेंट्स एसेंट. तो प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए इनको, ठीक है. स्पॉटलाइटिंग तमिलनाडु ऑन फ्राइडे यूनानिमसली पास्ड द रेजोल्यूशन अर्जिंग द यूनियन गवर्नमेंट टू इमीडिएटली ग्रांट एसेंट. अभी इसमें मेरी गलती हो गई, एक मिनट, यहाँ पे को पहले भी आया था इनका, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये दोबारा बनेगा, एक मिनट. इसका हम लिखेंगे तमिलनाडु ऑन नीट एग्जाम्शन बिल. तो यहाँ से हम टाइमलाइन स्टार्ट करते हैं. 2022 से ये टाइमलाइन स्टार्ट हुई है, 2022, ठीक है. नीट एग्जाम्शन बिल 2022, नीट एग्जाम्शन इन हाउस बाय द रीअडॉप्टेड बाय द हाउस. नीट एग्जाम्शन bill readopted by the house is kept with the president. ये president के पास पड़ा है, ठीक है ना. 2024 में इन्होंने रेजोल्यूशन पास करी है, ठीक है ना. पास्ड और रेजोल्यूशन urging union government to give assent to the bill, ठीक है ना. और इसके अंदर रिमूव और अबॉलिश नीट टेस्ट ये बोला है. तो इन्होंने 2022 के से ये बोल रहे हैं, उससे पहले से ही बोल रहे हैं ये. तो अब इन्होंने रेजोल्यूशन पास करी है, यूनियन को बोला है कि हमारा जो बिल है वो पास कर दिया जाए, हम नीट नहीं चाहते हैं. तमिलनाडु क्या कह रही है कि हम नीट एग्जाम ही नहीं चाहते हैं, खत्म. पोलावरम प्रोजेक्ट इन लिम्बो सेज एपी. तो पोलावरम प्रोजेक्ट के अंदर इश्यूज आ रहे हैं. सबसे पहले पोलावरम प्रोजेक्ट, अगर हम क्वेश्चन देखें तो पोलावरम प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या आ सकता है. सबसे पहले तो ये कौन सी स्टेट का प्रोजेक्ट है. तो पोलावरम जो प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है, और ये कौन सी नदी पे बनने वाला है, कौन सी रिवर पे बनने वाला है, ये क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा. तो ये गोदावरी रिवर पे बन रहा है, गोदावरी रिवर पे बन रहा है. तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना. अब इसका इशू पढ़ लेते हैं, बट आपको आंध्र प्रदेश और गोदावरी रिवर याद रखना है विद रिगार्ड टू पोलावरम प्रोजेक्ट. अब यहाँ पर द इग्नोरेंस एंड इनसफिशिएंसी ऑफ द फॉर्मर सीएम. अब वो कह रहे हैं कि फॉर्मर सीएम ने, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है इरिगेशन, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, इसको पूरा लिख लेते हैं, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, कुछ इसमें ठीक नहीं हुई है. तो कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो दोबारा अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसपे कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगी. तो ये सब डिस्कस कर रहे हैं लोग. उसके बाद आगे चलेंगे तो टूरिज्म डिपार्टमेंट इन कर्नाटका हैज़ प्लान्स टू प्रमोट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ सोमनाथापुरम एज अ पार्ट ऑफ मैसूरू टूरिस्ट सर्किट. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें सोमानाथापुर, ठीक है ना, ये जो साइट ऑफ सोमानाथापुर है ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका के अंदर है, ठीक है. और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, ठीक है. ओके, तो यहाँ पर इसको, अब ये न्यूज़ में क्यों है, प्लानिंग टू प्रमोट एज पार्ट ऑफ मैसूरू सर्किट, ठीक है ना. स्कल्पचर, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स ऑफ केशवा टेम्पल. तो यहाँ पे केशवा टेम्पल भी है. केशवा टेम्पल कहाँ पर है, सोमानाथापुरम में, नाथापुर में, ठीक है ना. तो अब यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा कि भाई ये कहाँ पर है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है या नहीं. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो इतना ही हमें पता होना चाहिए. तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की काउंसिल जो है वो बैठी, ठीक है ना. उसके अंदर बहुत देर बाद 9 मंथ्स के बाद बैठी गई ये GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना. अब इसके अंदर हमने पढ़ा था ये पहले भी कि हॉस्टल अकोमोडेशन पे जो 20,000 अ मंथ की अकोमोडेशन है उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, ठीक है. अलॉन्ग विद रेलवे सर्विसेज अवेल्ड बाय पैसेंजर्स, उस पर भी GST नहीं लगेगा. अ यूनिफॉर्म 12% रेट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर पैकिंग कार्टन्स, मिल्क कैन्स एंड सोलर कुकर्स, डूइंग अवे विद कंफ्यूजिंग क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस. तो ये 3 चीज़ें हुई हैं. तो GST काउंसिल बैठी, तो उसके अंदर जो 3 चीज़ें हुई हैं वो क्या हुई हैं. सबसे पहले चीज़ जो हुई है हॉस्टल अकोमोडेशन
accommodation costing up to rupees 2000 a month, 20,000 a month, exempted from GST. exempted मतलब यहाँ इनके ऊपर GST नहीं लगेगा, इसके ऊपर GST नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ रेलवे सर्विसेज पे भी, रेलवे सर्विसेज अवेल्ड बाय पैसेंजर्स, नो GST, इस पे भी GST नहीं लगेगा। और जो तीसरी चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको मैं रेड में लिख रही हूँ, यूनिफॉर्म 12% rate has been approved for packing cartons, milk cans and solar cookers, doing away with क्लासिफिकेशन। तो जो इनकी क्लासिफिकेशन थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब इन सब पे 12% का टैक्स लग रहा है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, लास्ट ईयर गेमिंग पे जब ऐसे ही टैक्स लगा था तो हर एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब कीनिया की जो सिचुएशन है बड़ी ख़राब हो रखी है। वहाँ पे हमें पता है कि प्रोटेस्ट हुई क्योंकि एक बिल आ रहा था जिसके अंदर की टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे कीनिया के अंदर। अब वो जो बिल है वो वापस ले लिया गया है, उसको साइन नहीं करेंगे प्रेसिडेंट। बट ये बिल आया कहाँ से, क्यों आया ये बिल, बाय दिस केम इनटू बीइंग, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे द कीनियन प्रेसिडेंट्स डिसीजन टू रश थ्रू पार्लियामेंट एंड IMF बैक्ड फाइनेंस बिल। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने ये बिल लेकर आए, मतलब ये लेकर आए थे कि अगर आपको हमसे पैसे चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा, तो आपको अपने टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो IMF बैक्ड फाइनेंस बिल दैट सॉट टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन एवरीथिंग फ्रॉम इम्पोर्टेड सैनिटरी पैड्स एंड टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, फ्यूल तो यहाँ पे पैड्स के ऊपर, फ्यूल के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, ठीक है ना, ये सब। एंड इट बैकफायर्ड, मतलब ये उल्टा पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे विद प्रोटेस्टर्स स्टॉर्मिंग अ सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे आफ्टर द प्रोटेस्ट विच राइट्स ग्रुप सेड दैट हैड लेफ्ट एट लीस्ट 23 people killed and 200 injured, प्रेसिडेंट विलियम रूटो अनाउंस दैट ही वुड नॉट साइन द बिल। अब यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें प्रेसिडेंट का नाम पता हो, विलियम रूटो, ठीक है। हैड इट पेड मोर अटेंशन टू द पब्लिक मूड, अब यहाँ पे एडिटोरियल में एडिटर अपना ओपिनियन दे रहा है कि अगर उसने मूड को समझा होता लोगों के तो शायद ये ऐसा होता ही ना। द गवर्नमेंट्स प्लान वॉज टू रेज एन एक्स्ट्रा 200 बिलियन कीनियन शिलिंग इन टैक्सेस। Earlier this year, the country had reached a deal with IMF to secure $941 million in additional lending. तो यहाँ पर अगर एडिशनल लेंडिंग चाहिए थी तो उन्होंने बोला टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाने चले तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, तो ये प्रॉब्लम कीनिया में हो गई, राइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कीनिया की जो इशू चल रहा है, ठीक है ना, टैक्स इंक्रीज इशू, ठीक है ना, टैक्स इंक्रीज इशू। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि बिल क्यों आया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड backed finance bill to increase taxes। अब यहाँ पर अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आपको पैसे लेने हैं, ठीक है ना, तो कंट्रीज को उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, ठीक है ना, जिसको IMF भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या हुआ, प्रोटेस्ट टुक प्लेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो तीसरी चीज हुई है वहां पर प्रेसिडेंट विलियम रूटो refused to sign the bill, ठीक है ना, उन्होंने ये बिल साइन करने से मना कर दिया क्योंकि प्रोटेस्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे, वी विल क्रिएट अ बॉक्स, ठीक है, और इसके अंदर हम IMF वाला सिचुएशन लिखेंगे। तो IMF वाला सिचुएशन क्या है, IMF गवर्नमेंट्स प्लान टू रेज एन एक्स्ट्रा $200 बिलियन कीनियन शिलिंग। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये इनका जो करेंसी है वो क्या है, कीनियन शिलिंग है, ठीक है, इन टैक्सेस। तो क्योंकि इनको
इनका ये क्या था, ये हमें याद नहीं करना है बट इससे हमें समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। कंट्री हैड रीच्ड अ डील विद IMF to secure a $941 million in addition lending, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कीनियन शिलिंग है, ये इनकी करेंसी है, और इसीलिए क्योंकि इनके साथ डील पे पहुंचे वो, दे अराइव्ड एट अ डील, तो ये लर्न नहीं कर रहा है बट आपको ये सिचुएशन समझ आने में ये बहुत हेल्प कर देगा बॉक्स, ठीक है। अब आगे चलेंगे। इन दिस ईयर सक्सेसिव वर्ल्ड वाइड इलेक्शंस, अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इलेक्शन पे इलेक्शन हो रहे हैं। देखो चाइना में इलेक्शन हुए, इंडिया में इलेक्शन हुए, ठीक है, यूएसए में ड्यू हैं, और भी बहुत जगह इलेक्शंस हो रहे हैं, ईरान में इलेक्शंस हो रहे हैं, स्नैप इलेक्शंस, फ्रांस में अनाउंस हो गए इलेक्शंस। तो इलेक्शंस ही इलेक्शंस हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर इलेक्शंस कब है। सबसे पहले यू शुड नो, दिस कैन बी अ क्वेश्चन, कि यूनाइटेड नेशंस में इलेक्शंस, यूनाइटेड नेशंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो कब है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन नवंबर 2024, नवंबर 2024 में आपके ये इलेक्शंस हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये सारा बताया हुआ है क्या हुआ क्या नहीं, उससे हमें कुछ लेना देना ज़्यादा है नहीं, तो हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। अब हम आंध्र प्रदेश का इशू डिस्कस करेंगे, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि सरकार में बदलाव आ गया है, देयर इज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज ऑफ CM, एंड देयरफॉर दिस इशू इज़ अ हॉट बर्निंग इशू। तो ये हमें इसके बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो पहले हम रीडिंग मारेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मेक नोट्स। इन थिलूर, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एक मिनट, हाँ। इन थिलूर इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोस्टल आंध्र प्रदेश, पीपल स्टिल विंस व्हेन दे रिमेंबर द साउंड ऑफ एन आर्म्ड पुलिस पर्सनल मार्चिंग थ्रू द नैरो। तो ये तो हम क्रॉस मारेंगे, इसमें से कुछ नहीं नोट करना है हमको कि क्या हुआ था वहाँ पे। थिंग्स वर नॉट ग्रेट, वाई, क्योंकि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की डिवीजन हुई, ठीक है, द प्रीवियस ईयर इनका द कंबाइंड स्टेट ऑफ AP हैड बीन बाइफर्केटेड इनटू 2, ठीक है ना। जो 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 स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश थी उसको 2 में डिवाइड कर लिया, किसके बीच में, इट वाज डिवाइडेड बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है जी। अब यहाँ पर बाइफर्केटेड इनटू 2, जिसके अंदर हैदराबाद जो था वो जॉइंट कैपिटल रही फॉर 10 ईयर्स, एंड उसके बाद फ्रॉम 2024 वो किसकी कैपिटल बन गई, वो तेलंगाना की कैपिटल बन गई। तो AP की कैपिटल क्या हुई, अरुणाचल प्रदेश की, सॉरी आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल बनी वो बनी, हाँ, आंध्र प्रदेश की, नॉट अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश की, आंध्र से याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बोला कि आंध्र प्रदेश की अपनी कैपिटल होगी, ये हमने नोट भी किया था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने नोट किया था कि 2024 से हैदराबाद जो है सिर्फ तेलंगाना की कैपिटल रहेगी, आंध्र प्रदेश की नहीं रहेगी। अमरावती वॉज एन इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की कैपिटल बना देते हैं, क्योंकि अमरावती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है हिंदुइज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही से अब यहाँ पर जो नायडू, जो अब CM दोबारा बन गए, तब जब CM थे, he said in 2015 that he envisioned a smart, green and sustainable city that would be a symbol of pride for the people of Andhra Pradesh। 2015 में उन्होंने ये बोला था। अब हम 2024 में चल रहे, तब वो CM थे, अब दोबारा वो CM है, बीच में वो एक गैप में CM नहीं थे। तब क्या हुआ, तब जो थे the YSR Congress Party, the YSR Congress Party 2019 में YSR, the project went on smoothly until 2019 तक प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छा चला, बट उसके बाद जो पार्टी चेंज हुई, चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी आ गए, तो उन्होंने प्रपोज किया कि नहीं, हम 3 कैपिटल्स बनाएंगे। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि हम 3 कैपिटल्स बनाएंगे, जिसके अंदर विशाखापट्टनम एक होगी जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, अमरावती जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगी, और कुर्नूल जो होगी वो जुडिशियल कैपिटल होगी। नॉर्मली कैपिटल के अंदर ये सारी चीज़ें एक जगह होती हैं बिकॉज फंक्शनिंग जो होती है ईजी होती है। तो रेड्डी का ये कहना था कि अगर मैं 3 सिटीज़ को कैपिटल बनाऊंगा तो 3 सिटीज़ में डेवलपमेंट होगी, और वो कितना अच्छा रहेगा एक स्टेट के लिए। उसके बाद फार्मर्स से जो थी वो लैंड ली गई, ठीक है ना, बहुत सारे फार्मर्स से लैंड ली गई और उनको प्रॉमिस किया गया इन रिटर्न आपको लैंड दिया जाएगा, बट वो फार्मर्स जो थे वो खुश नहीं थे, बिकॉज उन्होंने जब वो लैंड दी थी तो एक उम्मीद से दी थी कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगी और सब होगा अमरावती में। तो अमरावती वाली जो ड्रीम है वो वापस आ सकती है, क्योंकि चंद्रप्रभु नायडू जो हैं वो बन गए हैं दोबारा से CM। तो यहाँ पे लिखेंगे आंध्र प्रदेश कैपिटल इशू।
तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, इन 2015, पहले हम यहाँ से टाइमलाइन बनाते हैं, ठीक है ना। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बाइफरकेटेड, मतलब डिवाइडेड, बाइफरकेटेड वर्ड बेटर रहता है इसके लिए, तो ब्रैकेट में लिखेंगे बाइफरकेटेड इनटू 2, दो में डिवाइड हो गई, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, ठीक है ना। 2014 में हुआ, तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अंदर ये हुआ कि हैदराबाद टू स्टे जॉइंट कैपिटल टिल 2024, मतलब 10 इयर्स के लिए जॉइंट कैपिटल रहेगी आंध्र प्रदेश के लिए और तमिलनाडु के लिए, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश AP टू हैव इट्स ओन कैपिटल, ठीक है ना। तो ये डिसाइड हुआ 2014 में, यहाँ पे 2014 लिख देते हैं। 2015 के अंदर चंद्र बाबू नायडू announced plan to build Amravati as capital of आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये डिसाइड हुआ, बट उसके बाद 2019 till 2019 एवरीथिंग वेंट गुड, ठीक है ना। टिल 2019 in 2019 ये लिख लेंगे, in 2019 CM चेंज्ड, और अब CM कौन बन गए, CM बन गए YS जगन मोहन रेड्डी। तो YS जगन मोहन रेड्डी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 3 कैपिटल्स होंगी। क्या बोला इन्होंने कि 3 कैपिटल्स होंगी, और वो 3 कैपिटल्स कौन कौन सी होंगी। 3 कैपिटल्स में उन्होंने बोला कि पहले होगी विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम को क्या बोला इन्होंने, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ठीक है ना। अमरावती को क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक है। और फिर इवेंचुअली इन्होंने क्या बोला, कुरनूल जो होगी वो जुडिशियल कैपिटल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीजें हुई, ठीक है। एंड इवेंचुअली अब 2024 में दोबारा से इन 2024 अगेन, ठीक है, अमरावती 2024 अमरावती टू बी द कैपिटल ऑफ AP, ठीक है जी, ये हुआ फाइन। तो दैट इज आंध्र प्रदेश कैपिटल इशू। ये हमने पूरा कर लिया कि 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश जो स्टेट थी वो डिवाइड हुई, ठीक है ना। हैदराबाद को कॉमन स्टेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। 2015 के अंदर फिर बाबू नायडू ने कहा कि हम क्या करेंगे, अमरावती को कैपिटल बना देंगे अरुणाचल आंध्र प्रदेश की। 2019 तक से ही चला, फिर ये CM बन गए, इन्होंने ये प्रपोजल किया। अब 2024 में अमरावती वाला दोबारा प्रपोजल हो रहा है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इस साल आप इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो NTA रिफॉर्म पैनल कॉल फॉर सजेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स पेरेंट्स, टाइम टिल 7 जुलाई। रिफॉर्म पैनल ने इनवाइट किया है कि अगर आपको कुछ सजेशंस देने आप दे सकते हो। द हाई लेवल कमिटी अपॉइंटेड बाय द सेंटर टू रिव्यू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ बेलागढ़ का मतलब क्या होता है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो यार, NTA सच में ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है, कहा तो ये हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में डालता था, और शायद लोगों की बद्दुआएं ज़्यादा ही लग गई, तो आज NTA खुद डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया है, ठीक है ना। नहीं तो NTA जो चाहता था वो कर देता था, एग्जाम का फॉर्मेट चेंज कर दिया 2 महीने पहले एग्जाम से, 10 डेज पहले अपने आप कुछ भी कर देता था, जो मन में आता था उसको लगता था आई एम द बॉस, ठीक है। अब इसकी बॉसी पे क्वेश्चन उठ गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज इनवाइटेड सजेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स पर्टिकुलरली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, द कमिटी चेयर्ड बाय। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा कि कमिटी को अपॉइंट किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। क्यों अपॉइंट किया, कि उसके रिफॉर्म्स लेकर आ सके, कि एग्जाम जैसे कंडक्ट होता है, फंक्शन हो रही है जैसे NTA वैसे रिफॉर्म्स
कमिटी को हेड कौन कर रहे हैं? फॉर्मर मतलब एक्स चेयरमैन ऑफ इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के राधाकृष्णन जो है वो इसको हेड कर रहे हैं। ये भी हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। द 7 member कमिटी फॉर्म्ड ऑन June 22 मेट फॉर द फर्स्ट टाइम अर्लियर दिस वीक ऑन June 4 एट द IIT दिल्ली टू किक। IIT दिल्ली में मिले 7 member कमिटी है, ये हम ऑलरेडी इसके नोट्स बना चुके हैं। अब यहाँ पे इंडिया स्लैम्स डीपली बाइस्ड US रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। हमने पढ़ा था कि रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर रिपोर्ट आई है कि इंडिया के अंदर कन्वर्जन के ऊपर लॉज आ रहे हैं जो कि सही नहीं है। जो मेजॉरिटी है मतलब जो हिंदूज हैं वो मुस्लिम्स के साथ, माइनॉरिटी रिलीजन वाले लोगों के साथ सही बिहेव नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ बोला जा रहा था। तो इंडिया ऑन फ्राइडे स्लैम्ड द US स्टेट डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम फॉर 2023 एज डीपली बाइस्ड, कि ये जो है ये सही नहीं है, इसके अंदर बाइस है, इंडिया की तरफ ज़्यादा ही गलत बोलने का इनका कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोला। एंड सेड इट रिफ्लेक्टेड वन साइडेड प्रोजेक्शन ऑफ इशूज। वन साइडेड प्रोजेक्शन मतलब एक साइड की बात सुनकर लिखी जा रही है, दोनों साइडों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला पॉइंट जो है ये लिखने वाला है, इंडिया says US report on religious freedom biased, ठीक है ना, क्या है? बाइस्ड है। अब यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल रही है कि ये रिपोर्ट थी किसकी? ये US स्टेट डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम फॉर 2023, ठीक है ना। ये रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया कि इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम पे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। During the press briefing, a spokesman said, questioned integrity of certain legal judgments of Indian court and highlighted the United States' own record of handling domestic hate crimes. वो कहते हैं कि पहले अपना तो देख लो, तुम्हारे यहाँ पे भी तो hate crimes हो रहे हैं जो blacks और whites के बीच में अभी भी हैं, ठीक है। On Wednesday, US Secretary of Energy came up with a report, ठीक है, at a number of countries for failing to protect religious rights of minority groups, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि failing to protect religious rights of minority group, ठीक है ना। In nearly 69 dedicated to the state religion freedom, the conflict between the law enforcement majoritarian groups and flagged a number of factors like campaign for UCC। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं UCC पे कैंपेन हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने उठाई। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन ये रिपोर्ट लेकर आया है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम फॉर 2023 की जो रिपोर्ट है वो US स्टेट डिपार्टमेंट लेकर आया है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद डेप्यूटी NSA जो है विक्रम मिस्री जो है, मिस्री जो होती है वो बहुत मीठी होती है, तो वहाँ से याद करेंगे विक्रम मिस्री जो है वो, विक्रम मिस्री जो है वो क्या बन रहे हैं? नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी बन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% वाला क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। उसके बाद स्क्रीन ऑल प्रेग्नेंट वुमेन फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज विद पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट सेज एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पर जो टेस्टिंग है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखना कि डायबिटीज़ है या नहीं, शुगर तो नहीं उनको है, उसके लिए जो टेस्ट पहले होता था वो बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट था करवाना, बट अब जो है एक घर पे बैठे बैठे आप टेस्ट करवा सकते हैं, उस टेस्ट को ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। रिसर्चर्स researchers proposed that HbA1c test be used to check gestational diabetes in pregnant women। ठीक है ना। तो ये वाला टेस्ट अर्लियर कौन सा यूज हो रहा था? अर्लियर OGTT टेस्ट यूज हो रहा था, दैट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, which was difficult to conduct, ठीक है ना। और ये क्या है? होम बेस्ड टेस्ट है। HbAc इज अ
at her home based test, can be done at home also, can be done at home also, घर पे बैठे बैठे भी आप ये टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इंडिया अचीव्स आउटस्टैंडिंग आउटकम इन FATF इवेल्युएशन। अब FATF क्या होता है? FATF जो है दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये क्या कहती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्यों बनी है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहती है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो इलीगली पैसे कमाए जा रहे हैं उसके ऊपर तुम्हें कंट्री में रोक लगानी है, और टेरर फाइनेंसिंग, जो ये टेररिस्ट हैं इनको जो फाइनेंसिंग पहुंच रही है इसके ऊपर भी तुमको रोक लगानी है। और इसी चीज़ की इनकी इवेल्युएशन भी होती है, टीम आती है, वो पूरे लॉस चेक करती है, वो वर्किंग देखती है। उसके अंदर इंडिया को वेरी गुड मिला है कि बहुत बढ़िया है, बट उसके अंदर सजेशंस भी मिले हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ अचीव्ड an outstanding outcome in mutual evaluation conduct during 23-24 by the Financial Action Task Force. The Mutual Evaluation Report of India, which was adopted by FATF plenary held in Singapore from June 26 to 28, places India in a regular follow-up category, a distinction shared by only 4 other countries. तो हम कौन सी कैटेगरी में आए हैं? रेगुलर फॉलोअप कंट्रीज में आए हैं, जो कि सिर्फ 4 G20 में कंट्रीज ही इसमें आती हैं। दिस मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द नेशंस एफर्ट्स टू कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? फाइट, कि मतलब एक हमने बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली है, वो क्या कर ली है? टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज इलीगली पैसे जो कमाना है, और टेरर फाइनेंसिंग, टेररिस्ट को फाइनेंस करना। इन अ स्टेटमेंट द FATF सेड द प्लीनरी कंक्लूडेड दैट इंडिया हैड रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस, कि हमने बहुत टेक्निकल कंप्लायंस कर दिया है with its requirements. The country's anti-money laundering, countering the financing of terrorism and countering proliferation financing regime was achieving good results, including international cooperation, access to basic and beneficial ownership, information, use of financial intelligence, and depriving criminal of their assets. जो भी प्रॉपर्टी क्रिमिनल बनाते हैं इलीगल तरीके से, उसके अंदर भी उनको डिप्राइव कर रहे हैं, ठीक है। However, the FATF observed that improvements were needed to strengthen the supervision and implementation of preventive measures in non-financial sectors. जो non-financial sectors हैं उसके अंदर अभी भी इम्प्रूवमेंट वो कह रहे हैं कि दैट इज रिक्वायर्ड, उसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नीड्स टू एड्रेस डिलेज, उन्होंने कहा जो डिलेज हो रही है फंक्शनिंग में वो एड्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। नीड्स टू एड्रेस डिलेज रिलेटिंग टू कंक्लूडिंग ML and TF प्रोसिक्यूशन एंड टू इंश्योर दैट CFT मेजर्स एम्ड एट प्रिवेंटिंग द नॉन प्रॉफिट सेक्टर फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड फॉर TF आर इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं इंक्लूडिंग कंडक्टिंग आउटरीच टू एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑन देयर TF रिस्क। तो यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग की जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो टेरर फाइनेंसिंग ना करने बैठ जाए, कुछ गलत ना करने बैठ जाए, उसके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंडिया अचीव्स, तो यहाँ पे हम इंडिया अचीव्स को लिख रहे हैं, हम सीधा लिखते हैं FATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे FATF क्या है? FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है ना। हमारी इवैल्यूएशन हुई 23-24 में, ठीक है ना। यहाँ पर इंडिया हैड अचीव एन आउटस्टैंडिंग आउटकम, इंडिया अचीव्ड एन आउटस्टैंडिंग आउटकम इन इवैल्यूएशन ड्यूरिंग 23-24 ईयर, ठीक है ना। अब इसके अंदर इंडिया प्लेस्ड इन रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी और डिस्टिंक्शन shared by only 4 other G20 countries. Only 4 other G20 countries are in this category, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हमने बहुत बड़ा वो कह रहे हैं कि हमने डन ग्रेट जॉब इन फाइटिंग मनी लॉन्ड्रिंग and terror financing.
ठीक है ना। अब जो कुछ सजेशंस दी हैं वो उन्होंने वो भी कुछ सजेशंस भी दिए हैं। एक तो उन्होंने सजेशंस के अंदर क्या सजेशंस दिए हैं, इम्प्रूवमेंट कहाँ पे रिक्वायर्ड है, एक तो डिले के अंदर, ठीक है ना, डिले वाला पार्ट जो है, ठीक है ना, और टेरर फाइनेंसिंग और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, नीड टू एलिमिनेट बाइसेस इन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता है कि या जो हमें दिख रहा है, जो हमें मतलब ऑनलाइन नेट पे ये सारे वो एल्गोरिदम वाला फॉर्म होता है, उसके अंदर बाइसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं, कौन कह रहा है, शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास कौन है, ही इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। यहाँ पे लिख लेंगे आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्ति कांता दास। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। जापान फॉर्म प्रोबिंग। अब जापान में क्या हुआ, सप्लीमेंट टैबलेट्स कि आप पतले हो जाओगे, ठीक है ना, वो टैबलेट्स दे दी, इतने 76 लोगों की डेथ हो गई। Japanese health supplement maker Kobayashi Pharmaceutical said on Friday it was probing 76 deaths possibly linked to its tablet containing red yeast rice meant to lower cholesterol. It deepens a scandal that erupted earlier this year when the company said it was probing OIC products after complaints of kidney problems. अब लोगों को पतला करने के लिए ये दवाई दी, उससे किडनी प्रॉब्लम हो गई, लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, तो जापान में जापान हेल्थ सप्लीमेंट स्कैम। तो इसके अंदर ये स्कैम किसने किया है, ये स्कैम किया है कोबायाशी फार्मास्यूटिकल ने। कोबायाशी फार्मास्यूटिकल ने, ठीक है ना, टैबलेट्स कंटेनिंग रेड ईस्ट राइस, ठीक है ना, meant to lower cholesterol, killed how many people, killed 76 people। ठीक है, किडनी प्रॉब्लम्स हुई इनको। अर्जेंटीना की पार्लियामेंट के अंदर, अर्जेंटीना पार्लियामेंट handed populist president Javier Milei his first legislative triumph, मतलब लॉ मेकिंग में विक्ट्री। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, विक्ट्री, ये लिख लेंगे वो कैब वर्ड। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज जो है वो पास कर दिया, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर्ब्स पावर्स ऑफ फेडरल एजेंसीज। अब ये पढ़ेंगे, इसके अंदर सबसे पहले जजमेंट का नाम लिख लेंगे जो यहाँ पे मेंशन है, Chevron versus Natural Resources Defense Council। ठीक है, जजमेंट, above judgment overruled, above judgment changed, overrule मतलब अब ये नहीं चलेगा, अब कुछ और आ गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हुआ पहले ये समझते हैं। द कंजर्वेटिव मेजॉरिटी, इसको छोड़ो, यूएस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन 40-year old लॉ। प्रेसिडेंट क्या होता है, जो लॉ चला आ रहा होता है, वो लॉ जो है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया, जो कि द पावर ऑफ फेडरल एजेंसीज टू रेगुलेट क्रिटिकल इश्यूज अफेक्टिंग अमेरिकन डेली लाइफ फ्रॉम एयर क्वालिटी टू ड्रग सेफ्टी एंड मोर। अब यहाँ पर क्या होता था, जो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जहाँ पे एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती थी ना जजमेंट के अंदर, वहाँ पर ये लोग उस जो वो एजेंसीज थी उनके सुनते थे जजेस, कि वो जो एजेंसी ने कह दिया वो सुनते थे कि ये तो एक्सपर्ट्स हैं। बट अब जो जजेस हैं, इन अ लैंडमार्क 6-3 वोट जजेस ओवररूल्ड द लैंडमार्क 1984 ruling in Chevron versus Natural Resources Defense Council, which said judges should defer to government experts in determining a reasonable interpretation of law if the language is ambiguous। ये वाली जजमेंट क्या कहती थी, अगर लैंग्वेज ऑफ लॉ जो है वो वेग है, वो क्लियर नहीं है, तो ये लोग किसकी सुनेंगे, ये लोग जो है डेफर कर देंगे, ये दे देंगे, गिव अप कर देंगे गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स को डिटर्मिन करें कि इसका मतलब क्या है। मतलब जजेस नहीं डिटर्मिन करेंगे, अगर कोई लॉ जो है उसके बारे में समझ नहीं आ रहा है, तो ये जो है फेडरल एजेंसीज जो हैं ये कंसिडर, ये जो है ये देखेंगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर अब ये ओवररूल हो गया, चेंज कर दिया, मतलब इसमें
but that had proved to be fundamentally misguided and defied the command of a statute, asking courts to exercise their independent judgment. अब यहाँ पर जो judges है वो कह रहे हैं कि but हमें क्यों बिठाया गया है, हमें देखना है क्या नहीं. तो अब यहाँ पे courts may not defer to an agency interpretation of law simply because the statute is ambiguous. तो अब यहाँ पर नहीं वो देंगे, ठीक है ना. बट कुछ जजेस जैसे एलिना कैंगल, सोनिया सोटोमेयर एंड कितनजी ब्राउन जैक्सन जो है इन्होंने अगेंस्ट वोट किया है, बट बाकी सबने इन फेवर में वोट किया है. तो ये लिखेंगे. अब ये ऊपर वाली जो जजमेंट है, एक मिनट को इसको दोबारा सही लिखेंगे सारा, ठीक है. चलो इस पर कंटिन्यू करते हैं, आपने लिख लिया होगा. तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे 1984 जजमेंट, ठीक है ना. इसमें क्या हेल्ड किया था? इन द अबव जजमेंट, in the above judgment, it was held that judges should defer to government experts in determining a reasonable interpretation of law if language is ambiguous. मतलब if the language is not clear. तो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब मीनिंग ऑफ लॉ कौन बताएगा? गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स बताएंगे, जिसको ये फेडरल एजेंसीज बोल रहे हैं, ठीक है ना. बट अब उन्होंने नाउ दिस हैज बीन चेंज्ड. अब जजेस ही डिसाइड करेंगे. चेंज. नाउ judges are going to decide. अब जो जजेस हैं वो ही डिसाइड करेंगे, ठीक है जी. तो ये है जजमेंट. आगे चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यूएस की कुछ जजमेंट अगर न्यूज़ में आ जाए, ईरान में वोट्स हो रहे हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, तो अब वोटिंग हो रही है वहाँ पर नए प्रेसिडेंट के लिए. जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो हम नाम नोट कर लेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे बास्केटबॉल फेडरेशन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI has signed a 7-year deal with ACG Sports Limited for hosting National Star Basketball League for men and women. ठीक है ना. अब यहाँ पे BFI के प्रेसिडेंट कौन है? BFI का प्रेसिडेंट जो है वो है अर्जुना, ठीक है ना. तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि बास्केटबॉल क्या होगी? नेशनल स्टार बास्केटबॉल लीग होगी, वो ACG स्पोर्ट्स लिमिटेड करवाएंगे. 7 ईयर की डील है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है. सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन गो ओवर टू loggery.in एंड यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट. एंड यस, जो भी आज आई थिंक 25th का तो आ ही जाएगा बैकलॉग में, एंड आई ट्राई कि कल का भी आ जाए, दैट इज 28th एंड 25th का बैकलॉग आज मैं ख़त्म करवाने की कोशिश कर दूंगी, ठीक है.